हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हम 120 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 6 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 7 में हम 121 से लेकर के 140 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर हार्ड है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम उस कैलकुलेशन को किस तरीके से थोड़ा इजी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 है। हम समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा को लेते हैं ए और आधार को लेते हैं बी। तो इसका मतलब ए बराबर हो जाएगी बी का 5/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर है 5/6 गुणा बी। यहाँ से जब हम a बटा बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 5/6। अब देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं a और b। इनकी वैल्यू 5 और 6 आई है। ये हमारे पास अनुपात निकल करके आया है, ये हमारी वास्तविक भुजाएं नहीं है। तो हम इनको वास्तविक बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x से ऊपर गुणा कर लेते हैं और x से नीचे गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 544 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमको परिमाप दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जो भुजाएं निकाली हैं 5x और 6x, इनके हिसाब से भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं कि यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना निकल करके आएगा। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं हम उनको a के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर हम 5x को 2 बार ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 5x प्लस 5x प्लस आधार को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 6x। ये बराबर हो जाएगा 544 के। यहाँ पर ये जुड़ करके हो जाएगा 16x, तो 16x बराबर हो जाएगा 544 के। यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 34। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारी जो a और b आ रही हैं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, इनकी वास्तविक वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 5x, x की वैल्यू निकल करके आई है 34। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 34, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 170। इसी प्रकार से हम निकालते हैं आधार। आधार है 6x, x की जगह 34 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा 34, इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 204। अब देखिए, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर b की जगह आ जाएगा 204, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 204/4 स्क्वायर रूट 4a²। a की वैल्यू है 170, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 170 गुणा 170 माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू 204 है, तो ये हो जाएगा हमारा 204 गुणा 204। यहाँ पर देखिए, 204 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51 स्क्वायर रूट 4 गुणा 170 गुणा 170, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,15,600 माइनस 204 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है हमारा 41,616। यहाँ पर जब हम 1,15,600 में से 41,616 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 73,984। 73,984 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 272। यहाँ पर जब हम 51 और 272 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा 13,872। अब देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि ये कैलकुलेशन कितनी हार्ड है। हम क्या करते हैं, एक बार फिर से क्षेत्रफल निकालते हैं और इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाली थी 5 गुणा 34 और 6 गुणा 34, उनको वैसे ही रखते हैं, उनको गुणा करके 170 या 204 नहीं लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है क्षेत्रफल बराबर होता है b/4। b की वैल्यू है 6 गुणा 34, तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा 34/4 स्क्वायर रूट 4a²। ए की वैल्यू है हमारी 5 गुणा 34, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 34 गुणा 34। यहाँ पर हमने 5 गुणा 34 को 2 बार लिख लिया है और कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से जो b की वैल्यू है 6 गुणा 34, यहाँ पर b² होता है तो हम इसकी वैल्यू को भी 2 बार ही लिख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 6 गुणा 34/4 जो है, इसको जब हम गुणा करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर आप देख पा रहे होंगे माइनस से पहले और माइनस के बाद 2 बार 34 गुणा 34 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 34 गुणा 34 को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस से पहले रह जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 5। तो जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 34 गुणा 34 कॉमन चला गया, हमारे पास रह गया 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 हो जाएगा 36। अब देखिए ये जो 34 गुणा 34 है, वर्गमूल से बाहर जाने पर एक ही बाहर जाएगा, तो हमारे पास एक बाहर पहुंच जाएगा 34। 100 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 64। 64 का वर्गमूल होता है 8। तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 51 गुणा 34 गुणा 8। यहाँ तक देखिए आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,872। तो यहाँ पर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 13,872। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर तथा परिमाप 64 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी देखिए हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब और परिमाप दिया हुआ हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। यहाँ पर हम उस पैटर्न को सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। आगे हमसे कहा गया है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बिंदु ए से भुजा बीसी पर शीर्षलंब गिरा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा शीर्षलंब आ जाएगा एडी और इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम ए बी और ए सी को बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ए के बराबर ले लेते हैं। अब देखिए हमने जब शीर्षलंब गिराया है तो उसने भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटा होगा। तो अगर हम बीसी को बी के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर बी डी और डी सी बी बटा दो के बराबर हो जाएगी। अब हमें आगे कैलकुलेशन करनी है तो बी बटा दो को लेकर के जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बी सी को टू बी के बराबर ले लेते हैं। तो अगर हमारी बी सी टू बी के बराबर हो जाएगी और जब हम शीर्षलंब गिराते हैं तो इसका मतलब हमारा बी डी बी के बराबर हो जाएगा और डी सी भी बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, जिसको हम आधार बी लेते थे उसको हमने टू बी लिया है बस। अब देखिए हमारे पास परिमाप यहाँ से कितना निकल करके आएगा। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ए बी है ए के बराबर, बी सी है टू बी के बराबर और ए सी है ए के बराबर। तो यहाँ पर हमारा परिमाप हो जाएगा 2a प्लस 2b और हमको परिमाप दे रखा है 64 के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा 64। यहाँ से a प्लस बी निकल करके आ जाएगा 32। अब देखिए जब हमने शीर्षलंब AD खींचा है तो यहाँ पर जो हमारा कोण D होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये हमारा कोण D 90 डिग्री का है, इसका मतलब हमारा त्रिभुज ADC ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस फिर में लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा कोण D 90 डिग्री का है तो उसके सामने जो भुजा है AC ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग शेष दो वर्गों के भुजाओं के बराबर होता है। तो यहाँ पर AC जिसकी लंबाई है A, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD की लंबाई प्लस DC की लंबाई के स्क्वायर। तो यहाँ पर AD का स्क्वायर हो जाएगा 64 और DC B के बराबर है तो ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर। B स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 64। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर 64। अब देखिए ऊपर हमने a प्लस बी निकाला है 32, तो यहाँ पर हम a प्लस बी की जगह रख देंगे 32। तो यहाँ से a माइनस बी निकल करके आ जाएगा 2। अब a माइनस बी हमारे पास 2 आया है, a प्लस बी हमारे पास 32 है। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 17 और b की वैल्यू आ जाएगी 15। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की समान और असमान भुजाएं आ चुकी हैं। यहाँ पर जो समान भुजा है उसको हमने a के बराबर लिया है तो वो तो 17 ही हो जाएगी। लेकिन जो असमान भुजा है BC वो हमने 2b के बराबर ली है। तो यहाँ पर 2b हो जाएगा 30 के बराबर। अब हम लगा देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो त्रिभुज का आधार है वो 2b के बराबर है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये हो जाएगा हमारा 30/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर। a की वैल्यू है 17, 17 का वर्ग हो जाएगा 289
माइनस बी स्क्वायर, बी है यहाँ पर आधार, आधार है 2b के बराबर, तो ये 30 के बराबर है, तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900। यहाँ पर जब हम 4 और 289 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1156। 1156 में से जब हम 900 घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा 256। यहाँ पर जब हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 7.5। 256 का जब वर्गमूल लेंगे तो वो आ जाएगा 16। 16 का जब हम 7.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120। यहाँ पर देखिए हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ चुका है, लेकिन हम इसका क्षेत्रफल एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमको शीर्षलंब दिया है 8 सेंटीमीटर। जब हमको लंब या ऊंचाई दे दी है और हमें पता है किसी भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। अब हमें क्या करना है, ये जो लंब है 8, इसका आधार देखना है। इसका आधार है 2b के बराबर और b की वैल्यू आई है 15, तो इसका आधार हो गया 30। तो हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल सीधा निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा लंब से। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार की जगह आ जाएगा 30 और लंब की जगह आ जाएगा 8। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123, ए बी सी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 111। लेकिन जब हमने क्वेश्चन नंबर 111 सॉल्व किया था तो हमने वहाँ पर कोई शॉर्ट मेथड यूज़ नहीं किया था, हमने उसको बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें शॉर्ट मेथड बनाना पड़ेगा क्योंकि वही हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 111 को दोबारा इस मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि ए बी सी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 वृत्त बना लेते हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। अब हमसे आगे कहा गया है कि उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए जब हम इन वृत्तों के केंद्रों को मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का त्रिभुज बन करके आ जाएगा। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन करके आया है, इसकी अगर हम पहले वृत्त में भुजा देखें तो इसकी पहले वृत्त में उतनी ही भुजा है जितने पहले वृत्त का त्रिज्या है, क्योंकि पहले वृत्त में यह केंद्र से परिधि तक जा रही है, तो यहाँ पर हम उसको ले लेंगे a के बराबर। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त में हम उसको लेंगे b के बराबर और तीसरे वृत्त में हम उसको लेंगे c के बराबर। अब देखिए हमारे पास जो ये त्रिभुज बन करके आया है, इसकी हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो वो दो ही प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, या तो विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये है नहीं क्योंकि हमसे कह नहीं रखा है, और हम इसको ज्ञात भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास भुजाओं की एक्चुअल लंबाई नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको विषमबाहु त्रिभुज की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखिए जब हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पर जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगी हमारी a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बटे 2। तो यहाँ से हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए s की वैल्यू आई है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर s की जगह रख देंगे हम a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास आता है s माइनस ए, s की वैल्यू तो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। इसमें से हमें त्रिभुज की एक भुजा घटानी है। तो देखिए अगर हम त्रिभुज की सबसे ऊपर वाली भुजा लें वो है हमारे पास a प्लस बी। तो जब हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटाएंगे तो हमारे पास खाली c रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में c। इसी प्रकार से जब हम दूसरी दो भुजाओं को घटाएंगे तो उनको घटाने के बाद a और b रह जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास गुणा में रह जाएंगे a गुणा b गुणा c। तो यही हमारे पास इसका शॉर्ट मेथड निकल करके आता है कि अगर 3 वृत्त अलग अलग त्रिज्या वाले हैं और उनके केंद्रों को मिला करके एक त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट a प्लस बी प्लस सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में हमसे कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमको वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई थी वे हमको दी हुई थी ए बी सी,
और इस क्वेश्चन में हमको वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई हैं 4, 6 और 8। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल अभी हमने देखा है, उसका क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। तो यहाँ पर हम ए बी सी की जगह 4, 6 और 8 रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 6 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 24 अंडर रूट 6। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं ए। अब हमसे आगे कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है ए और उसका एक अंतःवृत्त है। अब देखिए अगर अंतःवृत्त होता है तो हमें उस अंतःवृत्त की त्रिज्या पता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a डिवाइड बाई 2√3। तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर हो जाएगा a डिवाइड बाई 2√3। अब हम चलते हैं इसके आगे। आगे हमसे कहा गया है कि जो ये वृत्त है इसके अंदर एक वर्ग है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एक वर्ग बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है हम इसको यहाँ पर से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम समबाहु त्रिभुज को हटाते हैं तो हमारे पास इस तरह की आकृति आ जाती है। यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा और वृत्त के अंदर एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जब एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनता है तो हमें पता है जो वृत्त का व्यास होता है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। वर्ग के विकर्ण को हम लेते हैं d, तो d बराबर हो जाएगा 2r के। तो यहाँ से अगर हम d निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा a डिवाइड बाई √3। r की जगह हम a डिवाइड बाई 2√3 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो d बराबर आ जाएगा a डिवाइड बाई √3। अब देखिए हमारे पास जो वर्ग है उसका विकर्ण आ चुका है। अगर वर्ग का विकर्ण आ चुका हो तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो होता है d²/2। अब हम यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज अनुपात वर्ग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा है ए। तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a²। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख लेंगे हम √3/4 a²। अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण है हमारे पास a डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर/2। तो यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा a²/3। हमें करना है इसका आधा, तो हम इसकी गुणा कर देंगे 1/2 से। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 3√3:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b है, b² का मान ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा है b² का मान। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर b² लिख लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि जो b है ये ऊंचाई है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। तो यहाँ पर √3/2a का वर्ग हो जाएगा, डिवाइड में आएगा a हमको दे रखा है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब देखिए जो हमारी ऊंचाई है जो हम उसका वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3/4a² और डिवाइड में है हमारे पास √3/4a²। यहाँ पर जब हम इनको कट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा √3। तो यहाँ पर b²/a का मान आ जाएगा √3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 120। वहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है वो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बी सी का और डी ई एफ का पूछा है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी डिवाइड बाई त्रिभुज डी ई एफ, इसका अगर हम वर्गमूल लें तो ये बराबर हो जाएगा उनकी भुजाओं के अनुपात के। यहाँ पर हमको भुजाएं दे रखी हैं बी सी और ई एफ। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने ऊपर ए बी सी त्रिभुज लिखा है तो पहले हमें ए बी सी की भुजाएं ही लिखनी पड़ेगी। तो हम ऊपर लिखेंगे बी सी और नीचे लिखेंगे ई एफ। यहाँ पर हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54, तो ए बी सी की जगह आ जाएगा 54। बी सी की वैल्यू दी हुई है 3 और ई एफ की वैल्यू दी हुई है 4।
अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 54 डिवाइड बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127, दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी तथा डी ई एफ का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तब डी ई का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है उसको त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर रखना है। यहाँ पर हमको भुजाएं दी हुई हैं ए बी और हमसे पूछी है डी ई। तो यहाँ पर ए बी डिवाइड बाई डी ई बराबर हो जाएगा वर्गमूल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइड बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप जिस त्रिभुज की भुजा को ऊपर ले रहे हैं आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ऊपर लेना है, और आप जिस त्रिभुज की भुजा को नीचे ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल भी नीचे ही लेना है। अब देखिए हमारे पास ए बी की वैल्यू है 5, तो ए बी की जगह आ जाएगा 5 डिवाइड बाई डी ई हमें निकालना है। ये बराबर है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 20 डिवाइड बाई त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है 45। अब देखिए अगर हम 20 और 45 को 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/9। 4/9 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, C1 तथा C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। वृत्त C1 पर बिंदु A इस प्रकार है कि बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त C2 को बिंदु B तथा C पर स्पर्श करती हैं। चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए वृत्त के बारे में अभी हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं। पहला पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, और दूसरा पढ़ा है वृत्त की परिधि जो कि होती है 2 पाई आर। अब हम पढ़ते हैं वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में। देखिए अगर हमारे पास कोई वृत्त है और उस पर हम किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यानी कि जो उस वृत्त के अंदर ना हो, अगर हम किसी बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, उस वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अगर हम उन दोनों स्पर्श रेखाओं को खींचेंगे तो उन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। इसके अलावा एक और बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को परिधि पर मिलाते हैं तो वो 90 अंश के कोण पर मिलती हैं। तो ये फिलहाल आपको दो बातें यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा वृत्त के बारे में और बातें हैं, तो जैसे यहाँ पर यूज होता रहेगा वैसे ही हम उन बातों को जानते रहेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि C1 तथा C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो वृत्त बना लेते हैं। बाहर वाला वृत्त हमको C1 दिया हुआ है तो हम उसको C1 ले लेते हैं, और उसके अंदर एक दूसरा वृत्त बना लेते हैं C2। संकेंद्रीय का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि संकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो यहाँ पर जो है C1 C2 है इनका केंद्र एक ही है, तो यहाँ पर उनका केंद्र हमको O दिया हुआ है। आगे कहा गया है जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो C1 बाहर वाला वृत्त है और बड़ा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर C1 की त्रिज्या हमको 12 दी हुई है और C2 की त्रिज्या हमको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे हमसे कहा गया है कि वृत्त C1 पर बिंदु A इस प्रकार है कि बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं C2 को बिंदु B तथा C पर स्पर्श करती हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, C1 पर कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं और उससे C2 वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएंगी। अब हमसे आगे कहा गया है तब चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर O है केंद्र, तो जब हम O को मिलाते हुए चतुर्भुज बनाएंगे तो हमारा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर A और O को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम AO को जब मिला देते हैं तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे, त्रिभुज AOB। अब ये जो यहाँ पर हमारा त्रिभुज बना है त्रिभुज AOB, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
समकोण त्रिभुज कैसे हो जाएगा? मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को परिधि पर मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है। तो यहाँ पर हमारा कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो यहाँ पर AO हो जाएगा हमारा कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहाँ पर AO, अगर हम AO को देखें तो ये हमारे C1 की त्रिज्या है। C1 की त्रिज्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा 144। ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OB को देखें तो ये हमारी C2 की त्रिज्या है। C2 की त्रिज्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास AB की लंबाई आ जाएगी 3√15। अब देखिए हमें निकालना है चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल। आप अगर चतुर्भुज ABOC को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक त्रिभुज है त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज AOC। यहाँ पर दोनों ही त्रिभुज एक समान माप के हैं। एक समान माप के कैसे हैं? यहाँ पर जितनी AB की लंबाई है उतनी ही AC की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ पर AB और AC बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर OB और OC भी बराबर होंगी क्योंकि ये C2 की त्रिज्याएं हैं, और यहाँ पर AO कॉमन है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं। अगर यहाँ पर दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो अगर हमें चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसका दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए अभी हम बात कर रहे थे त्रिभुज ABO के बारे में। यहाँ पर हम इसके बारे में दोबारा बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कोण B है हमारा 90 अंश का। अगर हमारा कोण B 90 अंश का है तो उसके सामने जो भुजा है AO, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें कर्ण की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB गुणा OB। यहाँ पर हमारी AB की लंबाई है 3√15 और OB की लंबाई है 3। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 3√15। अब ये है हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें करना है इसका 2 गुना। तो यहाँ पर हमारे चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 1/2 गुणा 3 गुणा 3√15। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 129। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाले वृत्त से 13 सेंटीमीटर दूर पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O लेते हैं और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा गया है 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु P स्थित है, तो हम 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। आगे हमसे कहा गया है कि बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PQ तथा PR, तो यहाँ पर PQ और PR आ जाएंगी। अब हमसे पूछा गया है चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल। तो हमारा PQOR ऐसा ही बन करके आ रहा है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बन करके आ रहा था। पहले वाले क्वेश्चन में बस एक वृत्त बाहर की तरफ आ रहा था, इस बार वो वृत्त नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक त्रिभुज लिया था, तो हम इसमें भी एक त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज PQO। अब इस त्रिभुज का जो कोण Q होगा ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिला रहे हैं। तो जब हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही मिलती है। तो यहाँ पर हमारा कोण Q 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारा कोण Q 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो यहाँ पर PO हो जाएगा हमारा कर्ण। PO की लंबाई हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, OQ की लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ पर PQ की लंबाई निकाल देंगे।
तो देखिए, या तो आप यहाँ पर पाइथागोरस फिर में लगा लीजिए, या मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ण तो हो रहा है 13, एक भुजा 5 आ रही है, तो यहाँ पर दूसरी भुजा 12 ही आएगी। तो यहाँ पर पी क्यू की लंबाई हो जाएगी 12। तो यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। हमें निकालना है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका करना है 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुना करना है तो हम 2 की गुणा पहले ही कर लेते हैं। इसकी गुणा करनी है हमें एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर हमारा कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी दो भुजाओं की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 12। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130। किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है, बाहरी परिधि तथा आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है, तब मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा हुआ है बाहरी परिधि तथा आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है। अब यहाँ पर अगर बाहरी परिधि है, इसका मतलब एक बाहर वाला वृत्त होगा। अगर बाहर वाला वृत्त है तो उसकी जो परिधि होगी वो ज्यादा होगी, तो हम बाहर वाले वृत्त की परिधि को ले लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर। इसी प्रकार है आंतरिक परिधि। आंतरिक परिधि अंदर वाले वृत्त की होगी, अंदर वाला वृत्त छोटा होगा तो हम उसकी परिधि को ले लेते हैं 2 पाई स्मॉल आर। इन दोनों का जो अंतर है वो हमको दे रखा है 66 के बराबर, तो हम इसको बराबर रख लेते हैं 66 के। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पाई ले लेते हैं कॉमन। जब 2 पाई कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66। अब हम पाई की जगह रख देते हैं 22/7, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 गुणा 22/7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 10.5। अब ये जो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, यानी कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या में से अगर हम आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को घटाएंगे तो हमारे पास मार्ग की चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास मार्ग की चौड़ाई आ रही है 10.5 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131। एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड कम समय लगता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति मिनट हो तब मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड कम समय लगता है। यहाँ पर देखिए, परिधि और व्यास का जो अंतर दे रखा है वो दूरी में ना दे करके समय में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस समय को दूरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें समय कम लग रहा है 30 सेकंड, और आगे हमको व्यक्ति की चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति मिनट। तो हम ये देखते हैं कि वह व्यक्ति 30 सेकंड में कितना चलता है। हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहाँ पर हमें चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति मिनट और हमको समय दे रखा है 30 सेकंड। तो देखिए, या तो आप अपनी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, या आप अपने समय को सेकंड से मिनट में चेंज करिए। तो यहाँ पर हमारे समय को सेकंड से मिनट में चेंज करना आसान है, क्योंकि 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 30 सेकंड में हो जाएगा आधा मिनट। तो यहाँ पर हमारी दूरी आ जाएगी 30 गुणा समय, समय की जगह आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 15 मीटर। यहाँ पर आप देखिए, इसको सीधा भी निकाल सकते थे, सीधा आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। यहाँ पर हमको व्यक्ति की चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में वह व्यक्ति 30 मीटर जाता है। हमें निकालना है 30 सेकंड में, यानी कि आधे मिनट में। तो आधे मिनट में वह आधी दूरी ही जाएगा, तो हम 30 का आधा करके इस दूरी को 15 मीटर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने 30 सेकंड को दूरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, परिधि और व्यास के अंतर को 15 के बराबर रख देंगे। एक वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और व्यास होता है 2r। तो यहाँ पर 2 पाई आर माइनस 2r बराबर हो जाएंगे 15 के। यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा 2r ब्रैकेट 22/7 माइनस 1 बराबर 15। यहाँ पर हम 7 ले लेंगे एलसीएम, तो 22 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 15/7, और इस 2 को हम भेज देंगे दूसरी साइड, तो ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r 15/7 बराबर 15/2। यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा और डिवाइड वाला 7 उधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 7/2। यहाँ से हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, या मैदान की त्रिज्या आ जाएगी 3.5 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 132। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ पर हमें रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए एक बात याद रखिए, अगर हम किसी बिंदु से किसी जानवर को बांधते हैं तो उसकी जो रस्सी की लंबाई होती है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर हम रस्सी की लंबाई निकालें या वृत्त की त्रिज्या निकालें, एक ही बात है। यहाँ पर देखिए हमें चाप की लंबाई भी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। चाप की लंबाई होती है 2πr इंटू थीटा बटे 360। चाप की लंबाई है 88 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 88 इंटू 2, पाई की जगह जाएगा 22/7, आर की जगह आर ऐसे ही रहेगा। थीटा हमको दे रखा है 72 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 72/360। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें आर बराबर मिल जाएगा 70 मीटर। अब यहाँ पर आप इसको वृत्त की त्रिज्या कहिए या यहाँ पर आप इसको रस्सी की लंबाई कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर रस्सी की लंबाई आ जाएगी 70 मीटर, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 133, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर हैं। 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से क्षेत्र में बीज बोने का खर्च ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए अगर हमें ये निकालना है कि उस क्षेत्र में बीज बोने का खर्च कितना है, तो हमें यहाँ पर पहले ये देखना पड़ेगा कि हम बीज बोएंगे कहाँ। तो देखिए अगर ये आकृति त्रिभुजाकार है तो हम त्रिभुज के अंदर सारे में ही बीज बोएंगे, तो हम त्रिभुज में उतनी ही क्षेत्र में बीज बो पाएंगे जितना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देखिए इस बात को जानना पहले जरूरी है कि हमें क्या निकालना है। मान लीजिए यही क्वेश्चन हो कि किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर हैं। 5 रुपए प्रति मीटर के भाव से त्रिभुज के चारों ओर कपड़ा लपेटने के लिए खर्च ज्ञात करें। तो वहां पर अगर हम कपड़ा लपेटेंगे तो हम त्रिभुज के चारों ओर लपेटते हैं, तो वहां पर हमें परिमाप निकालनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर यह देखना पड़ता है कि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए हमने देखा है एक ट्रिपलेट है हमारे पास 3 4 5। 3 4 5 का जब हम 5 गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 15 20 25। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तो हम 25 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 15 गुणा 20। यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है 5 रुपए प्रति मीटर के भाव से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 5 रुपए है। हमें निकालना है 150 मीटर स्क्वायर का, तो 150 मीटर स्क्वायर में बीज बोने का खर्च आ जाएगा 5 गुणा 150 यानी कि 750 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134, किसी वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए अगर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो यहाँ पर हमें कुछ और बातों को भी पढ़ना होगा। अभी तक देखिए हमने वृत्त के बारे में 4 बातें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दूसरा हमने पढ़ा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr। तीसरा हमने पढ़ा है अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। और चौथी बात हमने पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर हम परिधि पर मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं। अभी तक देखिए हमने ये 4 बातें पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बात हुई है वृत्त और जीवा के बारे में, तो हम यहाँ पर वृत्त और जीवा के बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर वृत्त के अंदर कोई जीवा खिंची हुई है और अगर हम वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर लंब गिराते हैं तो वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस बात को दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर किसी जीवा के मध्य बिंदु को हम वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो वो 90 अंश के कोण पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है। अब हम इस बात को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त की एक जीवा लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर एक लंब गिरा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंब इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी केंद्र और जीवा के बीच की दूरी भी आ रही है। केंद्र और जीवा के बीच की दूरी हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब गिराते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है।
तो जो जीवा हमारी 30 सेंटीमीटर की थी ये 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में बट जाएगी। अब हमसे पूछिए वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम वृत्त की त्रिज्या को इस तरीके से केंद्र से मिला देते हैं। तो यहाँ पर अब हमें इस त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। देखिए मैंने आपको 3 ट्रिपलेट बताए हैं, एक बताया है 3 4 5, दूसरा बताया है 5 12 13 और तीसरा बताया है 8 15 17। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक भुजा आ रही है 8 और एक आ रही है 15। अगर एक 8 है और एक 15 है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्ण, तो वो हो जाएगी हमारी 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमारी ये भुजा 17 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये ही कर्ण है और ये ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135, किसी 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि ये जो हमें भुजाएं दी हुई हैं ये किस प्रकार के त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखिए हमने समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5। अगर उस 3 4 5 का हम 3 गुना कर दें तो 3 का जब हम 3 गुना करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, 4 का 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब 9 12 15 ये हमारी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखिए हमने त्रिभुज के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त की एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो वो होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर r बराबर हो जाएगा आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। यहाँ पर हमारा आधार 9 और 12 में से कोई एक हो जाएगा तो हमें तो दोनों ही ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम 12 और 9 को ऐड कर देते हैं, माइनस कर्ण, कर्ण होगी सबसे लंबी भुजा जो कि हो जाएगी 15। तो माइनस 15 कर देंगे डिवाइड बाई 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136, किसी वर्ग के आंतरिक तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। जब देखिए हमने मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो वो क्वेश्चन हमारा वर्ग के बारे में ही था और उस समय हमने वर्ग के बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। तो हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर बटे 2। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होती है a बटे 2 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है a बटे अंडर रूट 2। परिमाप होता है 4a। तो यहाँ पर हमें परिमाप क्षेत्रफल इसके बारे में कुछ नहीं करना है, हमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को अलग निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह आ जाएगा a डिवाइड बाई 2 और कैपिटल आर की जगह आ जाएगा a डिवाइड बाई रूट 2। यहाँ से जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:√2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137, a सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 वृत्त दिए हुए हैं और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या a सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो तीनों वृत्त हैं ये तीनों समान माप के हैं। जब समान माप के 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन निकल करके आती हैं वो ये आती हैं, इनके द्वारा जो घिरा भाग का क्षेत्रफल या परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो निकल करके आता है r² ब्रैकेट √3 माइनस पाई बाई 2। परिबद्ध भाग के वृत्त का क्षेत्रफल आता है r ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। और इन तीनों वृत्तों के बाहर जो बाह्य वृत्त आता है उसकी त्रिज्या आती है r ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। और अगर हम इन तीनों वृत्तों को एक रस्सी से बांध दें तो रस्सी की लंबाई आती है 6r प्लस 2πr। हमें यहाँ पर देखना है परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर है r² ब्रैकेट √3 माइनस पाई बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दी हुई है a सेंटीमीटर, तो यहाँ पर r की जगह a आ जाएगा और हम क्या करेंगे √3 माइनस पाई बाई 2 का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा a² 2√3 माइनस पाई डिवाइड बाई 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर a² बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3 माइनस पाई बाई 2 a²। तो आप a² को पहले लिखिए या बाद में लिखिए एक ही बात है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B समकोण है, BC तथा AC के मध्य बिंदु B' तथा A' हैं। त्रिभुज A' B' C का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
यहाँ पर देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कहीं भी हमको किसी भी भुजा की लंबाई दी हुई नहीं है। अगर हमें किसी भी भुजा की लंबाई दी हुई नहीं है तो हम त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर इस त्रिभुज का आधार है बी सी और लंब है ए बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी सी की लंबाई को ले लेते हैं 4 के बराबर और ए बी की लंबाई को ले लेते हैं 6 के बराबर। अब देखिए, हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि 1/2 गुणा 4 गुणा 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, आगे हमसे कहा गया है कि बीसी तथा एसी भुजा के मध्य बिंदु बी डैश तथा ए डैश हैं और हमसे आगे पूछा है ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर हमसे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब ए डैश और बी डैश को मिलाना पड़ेगा। ए डैश बी डैश हैं एसी तथा बीसी भुजाओं के मध्य बिंदु। अब यहाँ पर देखिए, एक बात को याद रखिए, जब भी हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो जो उनको मिलाने पर एक रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के आधी होती है और तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इस बात को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम बीसी का मध्य बिंदु ले लेते हैं बी डैश और एसी का मध्य बिंदु ले लेते हैं ए डैश। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पहले ही कहा है कि बीसी का मध्य बिंदु बी डैश है। हमारी बीसी थी 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हमारी 2 और 2 में बट जाएगी, तो यहाँ पर बी डैश सी हो जाएगी 2 के बराबर और बी डैश बी हो जाएगी 2 के बराबर। अब यहाँ पर हमारी एक और भुजा बन करके आई है ए डैश बी डैश। अब देखिए, जब ए डैश बी डैश बन करके आई है तो हमने त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं को यूज कर लिया है। हमने यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु लिया है ए डैश और बी सी का मध्य बिंदु लिया है बी डैश। अब यहाँ पर हमारी ए बी भुजा बच गई, तो ये जो ए डैश बी डैश आई है ये ए बी की आधी होगी और ए बी के समानांतर भी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा कोण भी 90 डिग्री का है तो यहाँ पर बी डैश भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये पैरेलल है। और यहाँ पर ए बी हमारी 6 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर ए डैश बी डैश 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर आधार 2 है और लंब 3 है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 3। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ रहा है 12 और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल आ रहा है 3, यानी कि हमारा क्षेत्रफल 1/4 घट चुका है। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का 1/4। तो यहाँ पर 1/4 गुणा त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 139, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में बना कोई कोण कोण ए सी बी है तथा ए सी अनुपात बी सी बराबर 3:4 है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक अर्धवृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, इसका व्यास है ए बी, तो यहाँ पर हम ए बी को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमें आगे कोण ए सी बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कोण ए सी बी बना लेते हैं। इसके आगे हमें ए सी अनुपात बी सी दिया हुआ है 3:4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए सी को 3 सेंटीमीटर लेंगे तो बी सी 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ए सी को 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और बी सी को 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए, हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो कोण सी है ये एक अर्धवृत्त में बन रहा है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो इसको अब से याद रखिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर जो कोण सी बन रहा है ये हमारा एक समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। अगर ये कोण हमारा 90 अंश का है तो जो हमारा त्रिभुज ए सी बी है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 आधार गुणा लंब। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं आ रही हैं 3 4 5। सबसे बड़ी भुजा आ रही है 5, तो ये तो कर्ण हो जाएगा, तो इसको तो हम वैसे ही हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आधार और लंब रह गए 3 और 4, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 3 गुणा 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140,
त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा एम भुजा बी सी का मध्य बिंदु है तथा एम एन पैरेलल ए बी जो ए सी को बिंदु एन पर काटती है। समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमारा एक ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज का 3 4 5। 3 4 5 का जब हम दोगुना करते हैं तो हमारे पास भुजाएं आ जाती हैं 6 8 और 10। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी भुजा सबसे लंबी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए बी हमारा विकर्ण है। तो यहाँ पर हम ए बी को लिख लेते हैं 10। बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनमें से किसी एक को आधार ले लीजिए और किसी एक को लंब ले लीजिए। तो यहाँ पर हम आधार ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर को और लंब ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर को। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एम भुजा बी सी का मध्य बिंदु है तथा एम एन पैरेलल है ए बी के जो ए सी को बिंदु एन पर काटती है। तो देखिए अगर हम ए बी के पैरेलल एम एन मिलाएं तो एम एन हमारा इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर हम किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है और तीसरी भुजा के आधी होती है। यहाँ पर हमें उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एम बिंदु तो दे दिया कि वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और हमें ये कह दिया कि एम एन पैरेलल है ए बी के, लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि जो बिंदु एन है ये ए सी का मध्य बिंदु है। ये हमारा अंडरस्टूड हो गया कि अगर ये ए बी के पैरेलल है एम एन तो ये मध्य बिंदु पर जाकर के ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये एन बिंदु है ये ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी हमने ली है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर पहले निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और फिर हम निकालेंगे त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल। फिर हम त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज एम सी एन के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर हमने आधार लिया है 8 को और लंब लिया है 6 को, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 8 गुणा 6, ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल। ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है कोण सी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हो जाएगा इसका 4 गुणा लंब, लंब है इसका 3। तो यहाँ से त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल देंगे समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 में से 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्योंकि ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।